तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स का नियम यानी ओम्स लॉ। इसके पहले मैंने BEE में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन तो ये जो ओम्स साहब थे ये एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, समझ रहे हो। इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध बताया था, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसी संबंध को ओम साहब ने बताया था। और ये ओम का नियम जो होता है एक कंडीशन पर लागू होता है, जो कि कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ओम साहब ने जो नियम दिया था, क्या दिया था, इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या बताया था, बीच में संबंध बताया था। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध क्या होता है ये ओम साहब ने बताया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई हमारे पास कोई चालक है, ये हमने चालक तार लिया और उसके रजिस्टेंस को हमने दिखाया, जिसका रजिस्टेंस क्या है, R ओम है। अगर इस चालक तार के दो टर्मिनल अगर इसको आप कंसीडर करें, इसको A कहें और इसको क्या कहें, B कहें, इन दोनों टर्मिनल को अगर आप किसी विभवांतर से यानी किसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें ऐसे, तो ये जो वोल्टेज सोर्स से आपने जोड़ा इसका नाम देते यानी V वोल्ट से आपने इसको सप्लाई दिया या V वोल्ट से जोड़ा। किसको जोड़ा, पॉइंट A और पॉइंट B को। तो जैसे इसको V वोल्ट की सप्लाई से आप जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगी, एक करंट भी बहेगी, इसमें क्या होगी, सर्किट में एक करंट भी बहेगी। तो जो ये वोल्टेज है और जो करंट है इसी के बीच में यानी वोल्टेज और करंट के बीच में ओम साहब ने संबंध बताया था। और ये संबंध होता क्या है, उन्होंने बताया क्या था, अगर किसी चालक का मतलब कोई तार हो, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, उसको आप चालक कहेंगे। इन्होंने बताया था कि अगर किसी चालक, जो हमारे पास चालक है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, इस चालक की भौतिक अवस्था क्या, मैंने भौतिक अवस्था यानी उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, भौतिक अवस्था क्या हो, नियत हो। नियत का मतलब क्या है, कांस्टेंट या स्थिर, स्थिर है ना। नियत का मतलब कांस्टेंट या स्थिर जिसको आप कहेंगे। तो भौतिक अवस्था क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो। तो उस चालक के सिरों पर जो भी हम लोग वोल्टेज लगाएंगे, जिसकी वजह से उस चालक में जो करंट बहेगी वह क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जो करंट होती है बाबू वह किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। जो करंट होती है वो किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी ओम साहब ने यही बताया था कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब उस चालक के अक्रॉस दाब, ताप और उसका क्या, आयतन, ये सब क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी क्या हो, नियत हो। तो उस चालक में जो करंट बहेगी वो करंट क्या होगी, उस चालक के सिरों के अक्रॉस लगाया गया विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी उन्होंने बताया था कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। कल मैंने आपको समझाया भी था कि वोल्टेज के मान बढ़ने से करंट का मान बढ़ता, और समानुपाती जो प्रोपोर्शनल का संबंध होता है वह यही बताता है कि अगर कोई एक राशि बढ़ रही है यानी वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में हमारा करंट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज का मान कम हो रहा है तो उसी रेशियो में हमारा करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह समानुपाती का क्या होता है, मतलब होता है। तो इतनी ही सी बात ओम साहब ने बताया था। और जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, जैसे I समानुपाती क्या है आपका, V है, तो I बराबर क्या होगा, V/R। जहाँ ये जो R है या इसको आप ऐसे भी लिख सकते 1/R, ये क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है ना। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटा तो 1/R क्या आया, एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आया, जिसको हमने क्या कहा, कांस्टेंट कहा। और ये कांस्टेंट, जो ये कांस्टेंट है ये क्या होता है, जो हमारा कंडक्टर है
कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस होता है। 1/R क्या है, कंडक्टर का हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा बबू तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और वहीं पर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो हमारा करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। या आप कह सकते हैं वोल्टेज का मान कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। ये संबंध आपको ओम साहब ने बताया था। और क्या यहाँ से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे जैसे I बराबर V/R है ना, तो यहीं से अगर आप लिखेंगे तो V बराबर क्या हो सकता है, I × R हो सकता है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, I × R हो जाएगा। या और क्या लिख सकते हैं, R बराबर V/I लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये सभी बातें जो होती है वो कहाँ से आती हैं, ओम के नियम के अनुसार आती हैं। ओम साहब ने जो अपना नियम दिया था ये किसी चालक तार के लिए दिया था और उसमें जो करंट और वोल्टेज के बीच में संबंध होता है उस संबंध के बारे में बताया था। लेकिन तो ओम साहब का जो नियम था उसके लिए कुछ क्या होती है, लिमिटेशन होती है। समझ रहे हो आप, जो है ओम के नियम की क्या होती है, कुछ लिमिटेशन होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लिमिटेशन क्या होती है ना, उसको अभी हम लोग जानेंगे। तो इधर की चीज़ें मैं बता देता हूँ और ओम के नियम की जो लिमिटेशन है या जो ओम के नियम की शर्तें हैं उसको हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओम के नियम की शर्तें। यहीं से आगे हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी लिमिट क्या होती है उसके लिए, या कंडीशन भी कह सकते हैं कि ओम के नियम को लागू करने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले ओम का जो नियम होता है बाबू, आपको ध्यान देना है कि लीनियरिटी के लिए मान्य होता है, नॉन लीनियरिटी के लिए नहीं होता। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, यह लीनियरिटी के लिए, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, रैखियता के लिए मान्य होता है, नॉन यानी अरैखियता के लिए नहीं। तो देखिए इसका क्या मतलब है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जो ओम साहब ने बताया था कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है, यहाँ वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम लोग कोई रिलेशन स्थापित करें तो वह कैसा रिलेशन हमको मिलता है, लीनियर मिलता है। कैसे मिलता है, यह देखिए, अगर आप कोई इनके बीच में ग्राफ खींचें ऐसे, अगर इस एक्सेस पर आप वोल्टेज ले लें और इस पर क्या ले लें, आप करंट को ले लें, तो ओम के नियम के अनुसार अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाएगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर इस एक्सेस पर अगर आप वोल्टेज को कंसीडर कर लें ऐसे और इस पर करंट को आप कंसीडर कर लें, है ना, तो ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, जहाँ 0 0 हमारा होता है एक्स और वाई प्लेन पर। यहाँ से अगर इसमें वोल्टेज का मान आप कुछ भी ले लें, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पर करंट के मान में एम्पियर में आप लेंगे 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर 10 एम्पियर 12 एम्पियर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। तो इन्होंने इस संबंध से अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज के मान को जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब वोल्टेज का मान 0 है तो उस टाइम करंट का मान भी क्या होगा, हमारा 0 वोल्ट होगा। अगर वोल्टेज के मान को 2 वोल्ट बढ़ा दिए तो करंट का मान भी हमारा बढ़ के 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाकर अगर आप 4 वोल्ट कर दिए तो करंट का मान भी बढ़ के हमारा क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। इसी तरह से अगर वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, करंट का मान भी क्या होने वाला है, आपका बढ़ने वाला है। तो ये सेम आपका जो है रिलेशन स्थापित होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर ये पॉइंट कट होते हैं वहाँ से एक सीधी रेखा खींच दीजिए ऐसे, तो ये जो ग्राफ हमको मिलता है वह कैसा मिलता है, लीनियर। कैसा मिलता है,
लीनियर, लीनियर का मतलब रेखीय। तो ये बात आपको ध्यान में देना है कि जो ओम का नियम है वह किसके लिए मान्य होता है? मान्य होता है किसके लिए भाई? रेखीयता के लिए, लीनियरिटी के लिए क्या होता है? मान्य होता है। नॉन लीनियरिटी के लिए, नॉन लीनियरिटी का मतलब ऐसी राशि जिसमें हमारा जो ग्राफ हो वह नॉन लीनियर मिले, है ना, जैसे कर्व टाइप का मिले या पैराबोलिक टाइप का मिले, हाइपरबोलिक टाइप का मिले, तो नॉन लीनियर कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए हमारा जो होता है ओम का नियम मान्य नहीं होता है। तो किसके लिए मान्य होता है? लीनियरिटी के लिए मान्य होता है। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, या लिमिटेशन भी इसको आप कह सकते हैं या शर्त भी कह सकते हैं। ओम के नियम की शर्त क्या है? लीनियरिटी के लिए मान्य होता है, नॉन लीनियरिटी के लिए मान्य नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो ओम का नियम होता है वह वोल्टेज और करंट के लिए मान्य होता है। वोल्टेज और करंट के लिए क्या होता है? मान्य होता है। मान्य होता है। पावर के लिए मान्य नहीं होता है। पावर का मतलब क्या है? शक्ति के लिए मान्य नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। यह दूसरी बात आपको ध्यान में देना है। तो वोल्टेज और करंट के लिए मान्य होता है। क्यों मान्य होता है? वोल्टेज और करंट के बीच में आपने जो ग्राफ खींचा वो कैसा मिल रहा है? लीनियर मिल रहा है ना? कैसा मिल रहा है? लीनियर मिल रहा है। इसलिए तो ये लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है, इसलिए वोल्टेज और करंट के लिए मान्य है। लेकिन तो पावर के लिए मान्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पावर का फार्मूला होता है P बराबर आप देखेंगे तो क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R होता है। क्या होता है? V स्क्वायर अपान R होता है। समझ रहे हो? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर का पद आ रहा है। किसका पद आ रहा है? स्क्वायर का। यहाँ पर भी स्क्वायर का पद आ रहा है। तो एक राशि को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उसके सापेक्ष में दूसरी राशि बहुत अधिक बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो जो ग्राफ मिलता वो कैसा मिलेगा? लीनियर नहीं मिलेगा। इसलिए जो वोल्टेज और करंट के लिए हमारा ओम का नियम क्या होता है? मान्य होता है। पावर के लिए मान्य नहीं होता है। याद रहेगी इतनी बातें? एक और बात तुम लोगों को याद रखना है। क्या? ये तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ओम का नियम होता है वह लैम्ब्ड पैरामीटर के लिए मान्य होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं होता है। तो इस तीसरी बात बताने के लिए मैं इधर की चीज़ें मिटा दूं और वहीं पर बताना चाहूँगा। देखो, जो तीसरा शर्त है इसके लिए कि लैम्ब्ड पैरामीटर के लिए क्या है? मान्य है। और दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं है ना? तो ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि लैम्ब्ड पैरामीटर क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है कि नहीं? तो सबसे पहले आप समझिए कि पैरामीटर क्या होते हैं। समझ रहे हो? तो पैरामीटर क्या होते हैं इसको देखिए। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, समझ रहे हो, जो आपके चालक तार एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए होते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं? पोल के माध्यम से, टावर के माध्यम से, खंभों के माध्यम से। इन सब माध्यम से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ना? तो जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें तीन मुख्य रूप से पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन मुख्य पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? रजिस्टेंस, दूसरा क्या है? इंडक्टेंस, और तीसरा कैपेसिटेंस, है ना? तो रजिस्टेंस को R से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इंडक्टेंस को L से, और कैपेसिटेंस को क्या? C से। और इन्हीं को, किनको? R, L और C को हम पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। यानी किसके पैरामीटर्स? जो हमारे कंडक्टर गए हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन गई, उसके क्या हैं? हमारे
पैरामीटर्स हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है बाबू, यह किस पर डिपेंड करता है? जो रेजिस्टेंस होता है वह आप पढ़े होंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है, और दूसरी बात जो रेजिस्टेंस होता है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर चालक तार है तो वह जितनी दूरी तक गया होगा उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। तो जब लंबाई होगी तो उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी पूरे चालक तार का क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। यानी जो हमारा ये पैरामीटर है पूरे लाइन पर क्या होगा? वितरित होगा। तो फिर दूसरी बात इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता क्या है? अगर कोई सीधा तार है, ऐसे कोई सीधा तार है ना, तो इसमें किसका गुण होता है? रेजिस्टेंस का, है ना। लिखने के साथ साथ समझना भी है, पहले समझना है उसके बाद लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग लिखने के चक्कर में समझना भूल जाए, ठीक है। तो समझना भी है। जो रेजिस्टेंस होता है, कोई सीधा तार है तो उसमें क्या होता है? केवल रेजिस्टेंस का गुण होता है। अगर इसी तार को आप क्या कर दें? लपेट दें, किसी चीज़ पर क्या कर दें? लपेट दें, या उसी तार का क्या कर दें? कुंडली कर दें, या उसी तार का क्या कर दें? बाइंडिंग कर दें। तो कैसे कर देंगे? अगर ये सीधा तार है इसको आप ऐसे क्या कर दें? कॉइलिंग कर दें, बाइंडिंग कर दें, तब इसमें किसका गुण आ जाता है बाबू? इंडक्टेंस का। किसका गुण आ जाता है? इंडक्टेंस का, है ना। तब उसमें किसका गुण आ जाता है? इंडक्टेंस का गुण आ जाता है। तो इंडक्टेंस बनता कैसे है? जहाँ भी क्वाल होता है उसमें इंडक्टेंस का गुण होता है ना। तो ये इंडक्टेंस का गुण हमारा ट्रांसमिशन लाइन में रहता है। कहाँ रहता है? आप देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन या कोई भी लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना, गई है तो उसमें बीच बीच में आपके ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, है ना। और जगह जगह पर लोड भी लगे होते हैं। तो लोड समांतर इंडक्टिव नेचर के होते हैं। लोड कैसे होते हैं? आप अपने घर का लोड देखिए, आप अपने घर पर जो कुछ चीज़ चलाते हैं उसका लोड देखिए। पंखा चलाते हैं, पंखा में वाइंडिंग की गई है कि नहीं की गई है? कॉइलिंग की गई है कि नहीं की गई है? तो लोड कैसा आपके घर का? समांतर इंडक्टिव है। मोटर चला रहे हैं, मोटर में वाइंडिंग की गई है ना, यानी उसमें इंडक्टेंस का गुण है। तो आपके घर का समांतर लोड कैसा है? इंडक्टिव नेचर का, है ना। तो उसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन में जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, तो उसमें कॉइलिंग की गई है, वाइंडिंग की गई है ट्रांसफार्मर की, तो जिसकी वजह से इंडक्टेंस का गुण आता है। तो यह इंडक्टेंस भी हमारे पैरामीटर के अंतर्गत आते हैं, समझ रहे हो। और तीसरी बात हमारा क्या है? कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस की उत्पत्ति स्वतः ही अपने आप ट्रांसमिशन लाइन में हो जाती है। कैसे हो जाती है? जो कैपेसिटर होता है बाबू, आप इसको जानते होंगे कि अगर जो दो चालक तार के बीच में, दो हमारे चालक तार हैं, इनके बीच में कोई हमारा क्या हो? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब परावैद्युतांक जिसको आप कह सकते हैं, यह डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, और इन दोनों प्लेटों को अगर आप क्या कर दें? कोई सप्लाई से जोड़ दें, V वोल्ट की सप्लाई से क्या कर दें? जोड़ दें, तो इस पर चार्ज क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। एक पर प्लस और दूसरे पर इंडक्शन के कारण क्या होता है? माइनस चार्ज आते हैं। तो ये दोनों प्लेटें क्या हो जाती हैं? एज ए कैपेसिटर की तरह काम करती हैं, और इसमें एनर्जी स्टोर होने लगती है। और एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है, समझ रहे हो। जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पर जो परावैद्युतांक आप भरे रहेंगे, है ना, उसके बीच में क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है। तो एनर्जी स्टोर होता है, यानी दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में हम लोग हवा ले सकते हैं, है ना, या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले सकते हैं, जैसे सिरेमिक हो गया, है ना, या वैक्यूम यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, या माइका ले सकते हैं। कुछ भी जो हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे उसी के नाम पर हमारा इंसुलेटर का हमारे कैपेसिटर या कैपेसिटेंस का नाम भी पड़ जाता है। जैसे माइका हमारे पास क्या है? कैपेसिटर होता है ना। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाता है उसी के नाम पर इसका नाम भी, जैसे पेपर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में हमने पेपर का यूज़ किया तो पेपर कैपेसिटर उसको कहेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भी हम लोग यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से हमारा कैपेसिटर का नाम पड़ता है। तो जो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के चालक तार गए होंगे, ऐसे जैसे आप देखे होंगे इस तरह से चालक तार गए होते हैं, तो ये कंडक्टिंग, इसमें करंट बहती है। इसमें चालक तार में क्या होती है? करंट बहती है। तो ये करंट बहती है, तो ये दो कैपेसिटर की प्लेट की तरह काम करते हैं।
ये जो प्लेट है इनकी प्लेट की तरह काम करती है। और ये जो बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने भरा, तो ये दो कंडक्टर के बीच में जो हवा होती है वह डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करती है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में स्वतः ही अपने आप क्या होता है, कैपेसिटेंस की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हो, पूरे ट्रांसमिशन लाइन में क्या होती है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कैपेसिटेंस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये 3 पैरामीटर है जो हमारे क्या होती हैं, पूरे ट्रांसमिशन लाइन पर या पूरे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर क्या होते हैं, वितरित होते हैं। जितनी लंबी लाइन रहेगी उतनी लंबी लाइन का रेजिस्टेंस होगा, उतनी लंबी लाइन का क्या होगा, इंडक्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा। समझ रहे हो। तो जब पूरे लाइन पर ये वितरित रहेंगे तो यानी वितरित का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई चीज़ को फैला दो यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो पूरे लाइन पर जब वितरित है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं। लेकिन तो जब हम इन्हीं तीनों की गणना करें, यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की हमको गणना करना पड़े, तो इसको किसी निश्चित दूरी या किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित मानकर अगर हम लोग गणना करें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्ड पैरामीटर कहते हैं। लैम्ब्ड मतलब एक जगह संकेंद्रित हुआ मानना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्ड पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, इसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। और ये पैरामीटर्स एक जगह जब इकट्ठा हो जाए तो उसकी जो हम गणना करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्ब्ड पैरामीटर। और पूरी लाइन पर फैला हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं ना। तो जो ओम का नियम है वह किसके लिए मान्य है, लैम्ब्ड पैरामीटर के लिए मान्य है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं। समझ गए। तो जो ओम का नियम होता है वह लैम्ब्ड पैरामीटर के लिए मान्य होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए मान्य नहीं होता है। ये तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान में रखना है आपको, जो चौथी बात मैं आपको बता दूं, जो ओम का नियम होता है वह एसी और डीसी दोनों तरीके के परिपथों के लिए मान्य होता है। यानी ऐसा नहीं कि एसी के लिए लागू होता है, एसी वोल्टेज या एसी करंट के लिए हमारा ओम का नियम लागू होता है, डीसी के लिए लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो होता है एसी और डीसी के लिए दोनों के लिए क्या है, मान्य है। एसी में भी अगर वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा, अगर डीसी में भी वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ने वाला है। समझ रहे हो। तो दोनों के लिए क्या होता है, मान्य होता है। तो ये 4 क्या होते हैं, ये 4 कंडीशन होती है, लिमिटेशन होती है। समझ रहे हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात मैंने बताया कि ओम का नियम क्या होता है। अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या हो, कांस्टेंट हो। भौतिक अवस्था का मतलब उस चालक के क्रॉस टेम्परेचर, उसके क्रॉस प्रेशर और उसके क्रॉस उसका जो चालक का वॉल्यूम है, आयतन, सब कुछ क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो उस चालक के सिरों पर अगर हम लोग कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उस चालक में कुछ करंट बह रही है, तो जो करंट होती है बाबू, समझ रहे हो, वो वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जो करंट है वह क्या होती है, यहाँ आप मिट गया, जो करंट है वह समानुपाती होती है किसके, वोल्टेज के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि वोल्टेज के मान को जितना आप बढ़ाएंगे करंट का मान क्या होगा, उतना अधिक बढ़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखे हैं नहीं देखे भाई। आप अपने घर पर जो सप्लाई आती है, जो अपने घर के लिए सप्लाई आती है, वो कितना होती है, 220 वोल्ट, या आप कह सकते हैं कितना, 440 वोल्ट। यह 440 वोल्ट होती है, यह लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। और ये क्या होती है, 220 वोल्ट, यह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होती है, न्यूट्रल वोल्टेज होती है। तो अब कहेंगे कि भाई ये कौन सी बलाएँ आ गई, लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होता है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होता है ना। भाई आप लोग अभी सेकेंड ईयर में, अबे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड सेम में आप लोग गए हैं, तो जानना चाहिए कि लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होती है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होती है। तो इसको भी एक बार समझ लो, ठीक है, तो ये आप जान जाएंगे। तो देखो लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होती है, जैसे आप इधर की मैं चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद बता रहा हूँ। लाइन टू लाइन वोल्टेज, तो देखिए जो हमारा, सबसे पहले आप जानिए, एक हमारे पास सोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा लोड होता है ना, सोर्स और लोड।
तो सोर्स क्या होते हैं और लोड क्या होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्स क्या होते हैं भाई, जो एनर्जी क्या हो, एनर्जी का मतलब क्या, ऊर्जा क्या करते हो, पैदा करते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये धूप, चाहे यहाँ पर धूप है या प्रकाश है, तो उसका सोर्स कुछ ना कुछ होता है। जैसे आप अंधेरे में हैं, है ना, वहाँ बल्ब जला दिया तो बल्ब की वजह से पूरे अंधेरा क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर जो प्रकाश आया उसका सोर्स क्या है, जो आपने बल्ब जलाया, है ना। अगर सुबह हो गई तो प्रकाश चारों तरफ आपको दिखने लगा, तो उसका सोर्स क्या है, प्रकाश का, सूर्य है। तो सूर्य के सोर्स क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होते हैं, समझ रहे हो। सोर्स क्या है, ऊर्जा का स्रोत होते हैं, समझ रहे हो, जहाँ से कुछ आप एनर्जी ले सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को। तो जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में जो फिजिकल चीज़ें आप देखते हैं, जैसे सूर्य है ना, यह हमारे क्या एनर्जी का स्रोत है। और ब्रह्मांड में सभी चीज़ों को जो ऊर्जा मिलती है वह सूर्य से ही मिलती है। अगर सूर्य न रहे तो पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह क्या है, सूर्य है। सूर्य के ही द्वारा हम लोग जीवित हैं। सूर्य नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु वनस्पतियाँ सब खत्म हो जाएंगे, यानी कोई चीज़ नहीं शेष रह जाएगी। तो इसलिए जो सोर्स होता है वह कुछ न कुछ क्या होता है, ऊर्जा डिलीवर करता है। लेकिन तो अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा के स्रोत है वह क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारे जनरेटर होते हैं, जनरेटर है ना, क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, वोल्टेज क्या करते हैं, पैदा करते हैं। तो वो एनर्जी क्या करते हैं, बनाते हैं। उस एनर्जी से हम अपने घर का लोड चला सकते हैं, है कि नहीं, कोई काम कर सकते हैं, ट्यूबवेल चला सकते हैं, कुछ भी काम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जनरेटर है ना। जैसे हमारे पास बैटरी है ना, जैसे हमारे पास वोल्टेज कोई सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, जैसे हमारे पास कोई करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एनर्जी के क्या है, सोर्स है, ऊर्जा के स्रोत है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे, समझ रहे हो इस बात को। तो लोड क्या होता है, जो एनर्जी को कंज्यूम करते हो, जो ऊर्जा का उपभोग करते हो, वो क्या होते हैं, हमारे लोड होते हैं, समझ रहे हो। तो लोड क्या होते हैं, जो ऊर्जा का उपभोग, उपभोग का मतलब कंज्यूम करते हो, है ना। जैसे आप कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, है ना। कंपनी वाले जो भी चीज़ बनाते हैं वो आप क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हो, उपभोग करते हो ना। तो जो हमारे क्या हो, इस एनर्जी का उपयोग करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोड। तो लोड क्या हो सकता है ना। लोड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं भाई। लोड को क्या कहते हैं, भार। तो लोड क्या हो सकता है, आपके घर पर जितनी चीज़ें लगी होती हैं, है ना, जैसे पंखा है, कूलर है, हीटर है, गीज़र है, फ्रिज है, एसी है ना, मोटर है, ये सभी के सभी लोड की तरह काम करती हैं, है ना। ये सभी के सभी किस तरह से काम करती हैं, लोड की तरह। एक पंखा है तो इसका क्या होगा, कुछ भार होगा, कुछ लोड होगा। जैसे 50 वाट 60 वाट का आता है कि नहीं आता है, 100 वाट का आता है। तो एक पंखा को चलाया तो 100 वाट का लोड हो गया, 2 पंखे को चला दिए तो उसका लोड बढ़ गया, 3 पंखे को चला दिए तो उसका लोड बढ़ गया, उसके साथ घर की लाइट पूरे जला दिए तो लोड बढ़ गया, उसके साथ फ्रिज चला रहे हो तो और घर का लोड बढ़ गया, समझ रहे हो। तो लोड वह होता है जो क्या एनर्जी का कंज्यूम करता हो। तो भाई पंखा है, पंखा को चलने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, आपके घर पर बिजली आएगी, है ना। तो ये बिजली आएगी यानी वोल्टेज आएगा या करंट आएगा, है ना। तो ये सोर्स हो गए, ये क्या हो गया, ऊर्जा के स्रोत है। और ये क्या है, हमारे घर के जो लोड होते हैं वह क्या है, लोड है ना। तो लोड क्या होते हैं, ये तो लिख दिया मैंने, जो ऊर्जा का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, वो लोड है। जैसे में आप लिख सकते हैं बल्ब है ना, पंखा है, फ्रिज है, कूलर आप लिख सकते हैं, कूलर है
गीज़र है या मोटर है, ये सभी के सभी क्या है, लोड जो आप अपने घर पर या किसी कंपनी में या कहीं और जगह चले, कोई मशीन है ना, जो इसकी वजह से चल रही है, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे लोड होते हैं। तो अभी हमको बताना क्या है, बताना ये था कि लाइन टू लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या है और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, तो ये जो सोर्स होते हैं ये लोड होते हैं, है ना, इनका कनेक्शन बाबू किया जाता है ना, ये बनाए जाते हैं। तो बनाए जाते हैं तो इनका जो इंटरनल पार्ट होता है, जो कनेक्शन होता है, वह क्या होता है, या तो स्टार में हो सकता है या तो डेल्टा में हो सकता है। जैसे हमारे पास 3 फेज़ का कोई जनरेटर है तो उसकी जो 3 क्वाइलें होगी, या तो वह स्टार में कनेक्ट हो सकती हैं या किस में कनेक्ट हो सकती हैं, डेल्टा में। तो ऐसे हमारा क्या होता है, स्टार होता है, और ऐसे हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है ना। ऐसे क्वाइलें कनेक्ट हो सकती हैं, है ना। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई सोर्स है या लोड है, वह या तो स्टार कनेक्टेड हो सकता है या तो डेल्टा कनेक्टेड। तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास कोई सोर्स है, वह कैसा है, स्टार कनेक्टेड क्या है, स्टार कनेक्टेड हमारा क्या है, कोई सोर्स है। तो सोर्स है तो क्या करेगा, बोलो, सोर्स है तो क्या करेगा, एनर्जी डिलीवर करेगा, ऊर्जा क्या करेगा, पैदा करेगा। तो यहाँ से जो हमारा ऐसे देखो, यहाँ से हम करंट जाते हुए बाहर दिखाएंगे, अगर यही लोड रहता तो अंदर करंट आते हुए दिखाते, यह अंतर होता है, समझ रहे हो। अगर लोड रहता तो इसमें करंट, लोड को भाई करंट चाहिए, पंखा चल रहा है तो पंखा क्या चाहिए, करंट चाहिए। 3 फेज़ का मोटर चल रहा है तो उसको करंट चाहिए, है ना। तो लोड है तो लोड क्या करेगा, वोल्टेज या करंट डिलीवर करेगा, है ना। तो देखो अगर ये 3 फेज़ का हमारे पास कोई लोड है तो इसको हमने नाम दे दिया कि यह आर फेज़ है, यह वाई फेज़ है, यह क्या है, बी फेज़ है। तो आर फेज़ से जो करंट निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आई आर। वाई फेज़ से जो करंट निकलेगा उसको हम लोग क्या कहें, आई वाई। और बी फेज़ से जो करंट निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आई बी, है ना। तो अब देखो यह चूँकि अगर हमारे पास 3 फेज़ का कोई जनरेटर है तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो वोल्टेज इसकी कुंडली में पैदा होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा होगा, समझ रहे हो, यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज पैदा होगा, वही वोल्टेज इस लाइन में हमें क्या मिलेगा, मिलने वाला है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारा 2 लाइन होता है, एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, यानी इनके बीच का जो वोल्टेज होगा, इनके बीच का जो क्या होगा, वोल्टेज होगा, जिसको हम इसके बीच का अगर वोल्टेज कहें तो यह आर फेज है, ये क्या है, वाई फेज है। तो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग क्या लिखेंगे, आर वाई लिखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो 2 लाइन या 2 फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। ये लाइन जो हमारे लोड के बाहर जो चालक तार गए होते हैं उसको लाइन कहते हैं। तो 2 लाइन के बीच के जो वोल्टेज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो इस लाइन के वोल्टेज का बीच आप कह सकते हैं, इस लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा या इस लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज कहेंगे। तो 2 लाइन के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज। और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होता है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर स्टार कनेक्टेड हमारा चाहे लोड हो चाहे सोर्स हो, समझ रहे हो, वहाँ से न्यूट्रल लेना क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्योंकि यह जहाँ पर ये हमारी क्वाइलें मिलती हैं, यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है वह 0 होता है और बैलेंस की कंडीशन में यहाँ कोई विभव नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग एक न्यूट्रल पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं, न्यूट्रल। तो ये एक लाइन, ये न्यूट्रल, और ये लाइन, ये लाइन। तो एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। जैसे इसको हमको यहाँ का वोल्टेज लिखना हो तो यह आर फेज है इधर, है ना, ये आर फेज है तो वी आर एन, है ना। तो ये आपको जो वी आर एन दिख रहा है यह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है। समझ गए इस बात को। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो क्या था, ओम का नियम बताना, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, एक बार फिर से, कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन
कांस्टेंट हो तो उस चालक में जो करंट बहेगी वह करंट उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती होगी। और उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए शर्तें भी बताया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।